बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क में सियासी दर्जा हरारत अपने उरूज के ऊपर है। अपोजिशन की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इस वक्त जो मामला है और उसका दर्जा हरारत है वो भी अपने उरूज को पहुंच रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को सिंध से रवाना हुआ और पंजाब में दाखिल हो गया है। और दूसरी ही तरफ हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध हुकूमत की गवर्नेंस के खिलाफ एक मार्च कर रही है। ये तमाम सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इस सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी की मियाँ शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, चौधरी बरादरान से मुलाकात और हुकूमत के इत्तेहादियों की अपोजिशन जो जमातें हैं उनके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले 48 घंटे काफ़ी अहम है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन जमातों का ये कहना है कि उसका मुसव्वदा तैयार है, वज़ीर आज़म के खिलाफ ये तहरीक अदम एतमाद लेकर आना है। लेकिन साथ साथ अपोजिशन जमातों का ये भी मानना है कि जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से इत्तेहादी जमातें भी अपोजिशन का साथ दें। नंबर गेम्स पूरे होने के हवाले से अपोजिशन ये दावा कर रही है कि वो पूरे हैं, लेकिन उनकी ख्वाहिश ये है, वो चाहते ये हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी जमातें हैं उनमें से कुछ जमातों को भी इस अदम एतमाद की तहरीक में शामिल किया जाए। मुल्की सियासत के अंदर इस वक्त एक तरीके का भूचाल है, एक तरीके की गरमाइश है, गर्मा गर्मी है। हुकूमत ये दावा करती है कि अपोजिशन जितना भी जोर लगा ले वो इसमें कामयाब नहीं हो सकेगी, जबकि इसके बरक्स अपोजिशन की जमातें ये दावा कर रही हैं कि इस बार वज़ीर आज़म को वो घर भेज कर रहेंगे। आइंदा आने वाले दिन बहुत अहमियत रखते हैं। आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है, हम मुल्तान में मौजूद हैं। इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी और उनका काफिला भी मुल्तान के अंदर मौजूद है और मुल्तान में उनके जियाले जो यहाँ उनके साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए खैमा बस्ती भी बसाई गई है। अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये खैमा बस्ती जिसके बारे में कहा गया है कि 50,000 अफराद के रहने की इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है, उनके क़याम, उनके तआम का इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। जनूबी पंजाब के हवाले से अगर हम बात करें तो मुल्तान शहर की एक अहमियत है और बहुत अहम मकाम हासिल है जनूबी पंजाब की सियासत के हवाले से भी, और जनूबी पंजाब के हवाले से मुल्तान शहर की अहमियत अपनी जगह के ऊपर है। यहाँ पे साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक भी मुल्तान शहर से ही है और काफ़ी ज़्यादा कदावर शख्सियात भी मुल्तान से ताल्लुक रखती हैं। ये खैमा बस्ती मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी उनकी पंजाब का अभी सफ़र जारी है, ये कारवां उनके साथ साथ चल रहा है। खैमा बस्ती यहाँ पे लगाई गई है ताकि यहाँ पे जनूबी पंजाब के और दीगर जो अजला हैं उनके लोग यहाँ पर साथ साथ मौजूद हैं, वो यहाँ पर उनके रहने का इंतज़ाम किया गया। उनकी तमाम जो जलसे हैं उसके अंदर उनके जो खताब हुए गुज़िश्ता रोज़ भी, उसके अंदर भी लोग मौजूद रहे। सिंध से ये काफ़िले चल रहे हैं बसों के ज़रिए, काफ़ी ज़्यादा काफ़िलों की तादाद है। झंडे थामे हुए लोग यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद हैं जो इस बात का अज़म किए हुए हैं कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस्लामाबाद तक मार्च करेंगे। यूँ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस लॉन्ग मार्च का इस्लामाबाद पहुँचने की तारीख 9 मार्च दी गई है, लेकिन जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर रुकते रुकते ये काफ़िले आगे चल रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत के अंदर, उसके अंदर ये देखना अभी कुछ बताना कबल अज़ वक्त होगा कि क्या आया ये 9 मार्च को ही पहुँचेंगे, इसमें कुछ ताख़िर भी हो सकती है। बहरहाल ये आज का अपना प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम बात करेंगे कुछ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी, और साथ साथ आपको ये भी दिखाएंगे कि जो यहाँ जियाले मौजूद हैं खैमा बस्ती के अंदर मौजूद हैं, मुख्तलिफ सिंध के अजला से आए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ अजला से लोग आए हैं और यहाँ से आगे का जो काफ़िला होगा वो यहाँ रवाना होगा और मुख्तलिफ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से होते हुए ये काफ़िला इस्लामाबाद पहुँचेगा, जहाँ पे मुख्तलिफ मकामात के ऊपर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो खिताब हैं वो भी प्लान किए गए हैं, वो भी शेड्यूल के अंदर हैं। तो अपने आज इस प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे यहाँ पे मौजूद जो जियाले हैं उनसे भी बात करेंगे और साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनसे भी बात करेंगे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। बड़ा
टू टेंट विलेज मुल्तान। बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा फासला तय कर कर आए हैं जनाब आप लोग भी, और इस वक्त यहाँ से क्योंकि मज़ीद पंजाब का सफ़र शुरू हो चुका है और वहाँ से आगे निकलना है। ये मुझे बताइएगा कितने पुरएतमाद हैं इस बार, इस पूरी सियासत में बड़ी गहमा गहमी है इस वक्त, तो जो कुछ भी हो रहा है अपोजिशन जमातों की तरफ से उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस चीज़ पे पुरएतमाद है कि अब जो होगा वो हो जाएगा? देखिए फरीद, आप भी देख रहे हैं आज इस टेंट विलेज में, और हमने एक लंबा सफ़र कराची से तय किया है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे लंबा लॉन्ग मार्च है। हम जब पंजाब एंटर होते उस वक्त हमारे साथ 25,000 गाड़ी हमने आखिरी टूल प्लाजा पे जब गई थी, तकरीबन 25,000 के लगभग गाड़ियाँ थी। और आज आप लोगों का जमे गफीर देखें, अगला पड़ाव हमारा जो है वो साहिवाल और फिर लाहौर और फिर जो है आगे हम इस्लामाबाद की तरफ, वज़ीराबाद, फिर पिंडी, फिर इस्लामाबाद। हम बड़े पूरी उम्मीद हैं। हमने एक लॉन्ग मार्च जो कि 6 महीने के तैयारी लगते हैं, हमने 2 महीने में फास्ट ट्रैक पे चला के और ये लॉन्ग मार्च हम कर रहे हैं। लोगों का आप जज्बा देखें, आप अपने चैनल वालों से पूछ जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, बाकी हमारे मीडिया के दोस्त, कि सिंध में देखें, साउथ पंजाब में देखें, जो जज्बा लोगों में है, जो लोग इस हुकूमत के ख़िलाफ़ उठे हुए हैं वो सबके सामने है। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो कहते थे हम गैर सियासी पुलिस और गैर सियासी चीज़ें करेंगे, हम जब रहीम यार खान एंटर हुए वहाँ पर जो है खारदार तारे लगाई गई थी, वहाँ पर ट्रॉलर खड़े किए गए थे, वहाँ पर लोगों को नहीं आने दिया गया। कल भी मुल्तान में जैसे चेयरमैन का ट्रक एंटर हुआ, पता नहीं आप मौजूद है कि नहीं, फिर उन्हें मैं सारी चीज़ों को देख रहा था बिल्कुल बराह रास्त अपनी आंखों से, वो जो है फिर लगा दिए। देखिए ये चीज़ें सियासत में नहीं होती। आपका पीटीआई का जो वहाँ पर जलूस या वट एवर आप कहें, वहाँ शामुद कुरैशी साहब गए हैं, क्या हमने कहीं कंटेनर खड़े किए? क्या कहीं हमने खारदार तारे खड़ी की? क्या हमने लाठी चार्ज किए? ये देखिए हम सियासी लोग हैं। अच्छा, वो सिंध में आपकी तरफ जा रहे हैं कराची, आप सिंध से निकल के यहाँ फेडरल की तरफ आ रहे हैं, ये वजह क्या है इस चीज़ की? यानी कि उन्होंने भी आपकी गवर्नेंस के खिलाफ जो सिंध में उसके खिलाफ वो हुकूक सिंध की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तीर को तोड़ोगे तो सिंध को जोड़ोगे, तो ये चीज़ें आप पे इम्पैक्ट नहीं, यानी आपकी क़यादत यहाँ आ गई, वो उधर चले गए, और वो कह रहे हैं 2023 में सिंध में भी तब्दीली का साल है। देखिए पहले तो मेरी दुआ है कि शामुद कुरैशी साहब इसी पार्टी में रहे अगले इलेक्शन में। ऐसे ना हो कि हर इलेक्शन में उनका ये होता है कि आप जो है हमेशा पार्टी तब्दील करते हैं, और कहाँ से सफ़र शुरू किया कहाँ तक, लेकिन आज तक वही वज़ीर ख़ारिजा से आगे नहीं गया। उनकी किस्मत में जो है वज़ीर आज़म की लकीर नहीं है। हमें छोड़ के गए थे वज़ीर आज़म की उम्मीद पे, इधर भी वज़ीर आज़म की उम्मीद पे हैं। आज भी जो अपनी जो CV घुमा रहे हैं सिंध में, लोगों को दिखा रहे हैं कि मेरी ये CV है, अगर इमरान जाए तो शायद मेरे ऊपर आप देख लें। देखिए हम कहते हैं सिंध में तरक्की होनी चाहिए। क्या शामुद कुरैशी इस्लामाबाद जाके वज़ीर आज़म सामने खड़ा होकर कह सकता है कि सिंध में जो NFC अवार्ड में जो उसका शेयर बनता है उसको दें? कि वज़ीर आज़म सिर्फ आते हैं उस महीने में जहाँ पर रमज़ान के बाद जहाँ ज़कात का महीना होता है, शौकत खानम के लिए फंड जमा करते, फिर कहते हैं अरबों रुपए मैं सिंध को दे रहा हूँ। हम तो कहते हैं तरक्की के लिए हम हर जगह हर किसी के साथ काम करना चाहते हैं पाकिस्तान की। लेकिन फैसल भाई एक चीज़ और भी है ना कि एक तरफ जो इत्तेहादियों के साथ मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें चल रही हैं, अपोजिशन जमातों की मुलाकातें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर खुद भी शरीफ बरादरान से उन्होंने मुलाकात की है, MQM से मुलाकात होने जा रही है। आप लोगों की नज़रें हैं हुकूमत के इत्तेहादियों के ऊपर, जबकि चौधरी बरादरान ये कहते हैं कि वो जिस बात पे खड़े हो जाएं वो उससे पीछे फिर नहीं हटते। आप समझते हैं कि इत्तेहादी आज भी हुकूमत के साथ हैं, और आपकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ वो नंबर गेम्स के ऊपर हैं जो PTI के MNA जिनकी आप बात करते हैं कि वो आपके साथ होंगे? देखें हमने कभी पॉलिटिक्स में हमने हमेशा डायलॉग्स की बात की है, हमने हमेशा रवादारी की बात की है। ये खान साहब थे जो चौधरी साहबान को क्या कुछ नहीं कहते थे, मर जाऊंगा वजारत नहीं दूंगा, अभी तक जिंदा है और वजारत दे दी है। और अल्लाह की शान देखें, जब गरूर बंदे का टूटता है, अब वो उसी वज़ीर के साथ 1-to-1 मीटिंग भी करना चाहते हैं, उनसे पूछता है कि मैं सियासत कैसे। और देखिए हमने कहा था कि हम इनको सियासत सिखाएंगे। आज वही इमरान खान जो अपने नईमुल हक जो उसका मौसम था उसके पूछने के लिए नहीं गया, आज चौधरी बरादरान घर उनके बीमार कुर्सी के लिए गया। इससे पहले चौधरी साहब बहुत ज़्यादा बीमार थे। इमरान खान कितनी दफ़ा लाहौर आए क्योंकि गए उसे, आज वो अपनी कुर्सी की भीख मांगने के लिए चौधरी साहबान के घर। आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब घबरा रहे हैं? घबरा गए हैं, घबराए नहीं है। आप देखें ना उनके जो मीडिया में उनके जो तर्जुमान आते हैं, उनके वज़ीर आते हैं, उनकी कैसे हवाइयाँ उड़ी हुई, उनके चेहरे तो पढ़ें ज़रा, उनके चेहरे पढ़े क्या तासुर दे रहे हैं। हम तो आज भी डायलॉग से बिलीव करते हैं। हम MQM से भी बात करेंगे, हम काफ से भी बात करेंगे, हम हर सियासी जमात से बात करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हमारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, हो गया इंशाअल्लाह हमारा हो चुका है। अच्छा, कब तक ला रहे हैं तहरीक? क्योंकि मुसव्वदा तो तैयार है, ये टेबल कब करने जा रहे हैं? मैं अपने दोस्तों को कहूँगा, अपने PTI के दोस्तों को जो बहुत जल्दबाजी में थे कि जल्दी लेके आओ, अब मैं कहूँगा कि अहमद एतमाद की तहरीक लेके आ रहे हैं, अपने स्पीकर से कहना कि जल्दी तारीख रखना है। ऐसे ना हो कि तारीख थोड़ी लेट कर दे, आखिर दिन में तारीख रखे उससे पहले। हम कहते हैं जैसी तहरीक जमा उससे अगले दिन तारीख रख दे, हम उसके लिए तैयार है, हमारा होमवर्क कंप्लीट हो गया। हाँ, ये अपोजिशन लीडरान की मर्जी है, उन पे मुनसर है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कब
कैसे किसके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीर जमा करानी है, बाकी तमाम होमवर्क कंप्लीट है। हमने तमाम मैंने इंक्लूडिंग हुकूमत के इत्तेहादी भी, कोई ऐसा इत्तेहादी है जो इस वक्त साथ है, कोई हिंट तो दे दें। देखें, आप जब खबर चलाते हैं ज़राए के ज़रिए और आप बताते हैं कि आपको ये खबर किसने दी है, तो जो है आप हमें नहीं बताते कि आपको खबर किसने दी है। तो कुछ चीज़ें ज़राए से चलती हैं, बिजनेस सीक्रेट कोई नहीं बताता। कोई ऐसी चीज़ें हैं, जब डिवीज़न होगा राइट और लेफ़्ट का, मुझे पहले पता है कि पीटीआई वाले तो भाग जाएंगे, एक ही डिवीज़न होगा राइट और लेफ़्ट का, तो जब हमारे साथ जो जाएंगे खुलेआम जाएंगे, आप देख लें कौन है कौन नहीं है। तय क्या हुआ है वैसे? अर्ली इलेक्शंस का कोई तय हो गया है या कोई केयर टेकर गवर्नमेंट या इंटरिम गवर्नमेंट, क्या तय हुआ? हमारा ये तय है कि हम अदम एतमाद के बाद एक वज़ीर आज़म जो हुकूमत बनेगी, वज़ीर आज़म लेके आएंगे, इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और फ्री और फेयर इलेक्शन करेंगे। हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करेंगे और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करेंगे। पाकिस्तान की अवाम की मर्ज़ी है, जिसको अपना नुमाइंदा मुंतखब करते हैं, जिनको अपना वज़ीर आज़म मुंतखब करते हैं, जिनको अपना वज़ीर आला मुंतखब करते हैं, जिनको अपना स्पीकर मुंतखब करते हैं, वो अवाम की मर्ज़ी है। एक आखिरी सवाल, केस स्टडी में ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, जहाँ मैंने बात की कि अगर कामयाब हो जाती है तो आप क्या करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ हाइपोथेसिस भी है कि 1% चांसेस हमेशा रहता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये चीज़ नहीं हो पाई, फॉर एग्जांपल, तब क्या होगा? देखें, हमेशा बंदा जीत की लड़ रहे। सेंट का इलेक्शन था, आपके साथ मेरे 1-2 इंटरव्यू हुए थे और हम बड़े मुतमईन थे और आप लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, कैसे करोगे? कभी मजाक उड़ाया नहीं है, हमेशा पूछा करते थे, मजाक कभी नहीं उड़ाया। स्टूडियो में बैठ के सवाल जरूर करता था मैं। वो आपकी हंसी हमें मजाक नजर आती, मानी खेज हंसी होती थी। तो ये हम ये कहते हैं, देखें ये तो एक फील्ड है, स्पोर्ट्स की फील्ड है, ठीक है, और मतलब है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें। हमने पहले भी तारीख रकम की थी यूसुफ रज़ा गिलानी को सेंटर बना के। इंशाल्लाह पाकिस्तान की एक और तारीख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन लिखने जा रही है कि वज़ीर आज़म पे अदम एतमाद होगा, कामयाब होगी और एक मुतफ़िका वज़ीर आज़म अपोजिशन की तरफ से आएगा। मैंने ये ऑन द रिकॉर्ड बिल्कुल इसको रख लिया। इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा हुआ तो बिल्कुल इसको न्यू के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपके और मेरे और आपका इंटरव्यू में बिल्कुल चलवाऊंगा हेडलाइंस के साथ। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शरीफ रहमान साहबा, और उनसे बात करते हैं जितनी भी ये जो लॉन्ग मार्च है, तहरीक अदम एतमाद और जो सियासत में जो भूचाल है, उसी के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, थैंक यू सो मच। मुझे बताइएगा, बिलावल साहब ने अल्टीमेटम दिया है प्राइम मिनिस्टर को कि 5 दिन में वो रिज़ाइन करें। आप क्या समझती हैं कि वो क्यों रिज़ाइन करें और किस हद तक वो इस अल्टीमेटम को सीरियस लें? अवाम का अदम एतमाद आपको सड़कों पे नज़र आ रहा है मेरे भाई। आप देखें, जब से ये अवामी मार्च शुरू हुई है, इसकी ऑलरेडी कामयाबी आपके सामने। हम उससे तो हम किनार हैं, उन्होंने कीमतें नीचे लाना शुरू कर दी, लेकिन ये नाकाफ़ी है। लोग कहते हैं अब हम इस नाअहल और बिल्कुल जालिम यजीदी सरकार से तंग आ चुके हैं। वो कह रहे हैं हमारे दर्द का इनको कुछ पता भी नहीं है, अदराक नहीं है, तो फिर हल कैसे ढूंढेंगे? ये गैर रस्मी सियासत तो छोड़े, इनको सियासत भी नहीं आती। सियासत का ये भी मतलब होता है कि जी आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ जवाब दे रहे हैं लोगों को, और अपनी फिरौनियत में ये भूल ना जाएं कि आपका पहला काम, हुक्मरान का पहला काम अवाम को तक़वियत देना होती है। अभी हम टेंट सिटी आए हैं, मुझसे जो गाड़ी में रिपोर्टर बैठी थी, इसी दिन मैं आप लोगों की बातों से देख रही हूँ कि आपको अपना रहने का ठिकाना अगले स्टॉप पे नहीं है। मैंने कहा नहीं, हम लोगों का नहीं होता, लेकिन पहले आप लोगों के टेंट सिटी सेटअप होते। आई सेड अवाम के लिए, कारकुन के लिए पहले हमने करना है। यही एक बहुत बड़ा टेंट सिटी है जो मुल्तान में बड़ा सेटअप हुआ है, क्योंकि हमारा ये एक पंजाब के लिए, साउथ पंजाब के लिए फोकल पॉइंट बन जाता है ना जी। अच्छा, मुझे बताइए कि इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद है, एक बहुत हाइप इस वक्त क्रिएट हो चुकी है, कितने नंबर्स के लिए अपोजिशन पर एतमाद है, पर उम्मीद है कि वो नंबर्स पूरे हैं, और क्या सिर्फ अपोजिशन पार्टीज नंबर पर रिलाई कर रही है या गवर्नमेंट के एलाइज के ऊपर रिलाई भी कर रही है? देखिए, इत्तेहादी हमेशा बेहतर होते हैं। हमने 116 लोगों की गवर्नमेंट के साथ, जरदारी साहब ने मेंबर्स के साथ क्या से क्या नहीं किया, और 5 साल सुकून तो नहीं, लेकिन मुश्किल हालात में एक वॉर ऑन टेरर भी शुरू हुई थी, सब कुछ हुआ था, फ्लड्स आए थे, ये हमने सब ने मैनेज किया। NFC अवार्ड निकाला, 18वीं तरमीम निकाली। तो अब मसला ये है कि ये जो नंबर्स गेम है, ये इतना मुश्किल भी नहीं होता अगर ख़ास तौर से नेशनल असेंबली में अगर प्राइम मिनिस्टर इस वक्त वहाँ इस सूरत हाल में कि वो बिल्कुल नामालूम, वो तो पार्लियामान से मिसिंग पर्सन होते हैं ना। और दूसरी बात यह है कि इनका कोई कन्वीनिंग पावर नहीं रहा, ना ये अपोजिशन को बुला सकते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर का ख़ास एक काम होता है कि डिफ़िकल्ट टाइम में मुल्क के हसास या
इम्तिहान की घड़ी में वो सबको बुला लें। अभी नंबर्स पूरे हैं अपोजिशन के पास? जी इंशाल्लाह हो रहे हैं और हो गए होंगे, क्योंकि हम अपने अब ये बस इंतज़ार ये है कि हम MNS को यहाँ लॉन्ग मार्च से निकाल के इस्लामाबाद भेजें, क्योंकि हाज़िरी ज़रूरी होती है, एज़ यू नो। अच्छा, कौन से एलाय है गवर्नमेंट की जिस पे आप समझती हैं कि वो इस वक्त आ जाएगी? देखिए, हम समझते हैं कि सब हमेशा एलाइज और सियासी क़ुव्वतों से बातचीत में रहना चाहिए, दरवाज़ा कभी बंद नहीं होना चाहिए, कोई हरफ आखिर नहीं होता। और दूसरी बात यह कि इस वक्त PTI के अपने मेंबर्स जो हैं वो सब परेशान हैं और शर्मिंदा हैं कि वो अपने हल्कों में शक्ल कैसे दिखाएं। वो कहेंगे हम ये इनकी जो कीमतों की सुनामी है इसको डिफेंड नहीं कर सकते, हम अफरात ज़र को डिफेंड नहीं कर सकते, हम किसी इनकी पॉलिसी को डिफेंड नहीं कर सकते। तो ये मसला बन गया है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद पर इतने बम गिराए इन्होंने कि ये इनके अपने MNAs अपने हल्कों में नहीं जा सकते। अच्छा, अगर ये तरीके अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, फॉर्मुलेशन क्या होगा? मैं दो छोटे सवाल करूंगा और मैं चाहूँगा इसके अंदर कि अगर ये कामयाब हो जाती है, क्या अर्ली इलेक्शंस के लिए कोई आप लोगों ने डिसाइड किया अपोजिशन पार्टीज़ ने कि अर्ली इलेक्शंस कराने हैं, या फिर कोई केयर टेकर या 1.5 साल के लिए कोई ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा प्राइम मिनिस्टर? ये फैसला तो मुश्तरका तौर पर शराकतदारी से होगा, लेकिन हम समझते हैं बहुत अहम ज़रूरी है कि एक इलेक्ट्रल रिफॉर्म पूरा हो जाए। इलेक्ट्रल रिफॉर्म प्रोसेस, इसमें जो तरामीम लाने हैं इलेक्शन को की लेवल प्लेइंग फील्ड करने के लिए, ये पूरा हो जाए कि अगला इलेक्शन भी फिर मुतनाज़ा ना हो जाए ना। हमारी ये कोशिश है। तो जो भी होगा हम सोच विचार के साथ एक साथ मिल के करेंगे। हमारी प्रेफरेंस ये है कि इलेक्ट्रल रिफॉर्म ज़रूर हो जाए। और इस्लामाबाद पहुँच के कब तक वहाँ बैठने का इरादा है पीपल्स पार्टी का, और PDM की बाकी जमातें आपके साथ बैठेंगी? देखिए, PDM हमारे साथ पार्लियामान में है। मैं वो उस गड़े मुर्दे को और उसकी हमारी जो उसमें ऊंच नीच हुई, मैं उसको फिर से नहीं दोहराना चाहती। ये सियासत में होता है, लेकिन पार्लियामान भी हमारे साथ काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं दोनों हाउसेज में, क्योंकि अपोजिशन होता है जी, और इसका कोई मुतबादिल नहीं है, वो भी जानते हैं। और अच्छी बात है वो इस हमारे पॉइंट ऑफ चेयरमैन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आ गए हैं कि अदम एतमाद करना ही है। कब तक बैठेंगे आपके साथ? इस्तीफे नहीं देने जी। अब मौलाना साहब भी पहल तो बहरहाल आपने मनवा लिया सबको अपने बात की ऊपर। उनको अब उनकी वो भी शातिर लोग हैं, तो इंशाल्लाह वो मान गए। लेकिन हमारी पहले दिन से ये बात थी कि आईनी पुरअमन तौर तरीके से अदम एतमाद करें, एक दफ़ा नहीं तो दूसरी दफ़ा। ये एक बहुत अहम हथियार होता है। बैठेंगे कब तक ये तो बता दें कि इस्लामाबाद पहुंच के कब तक? हम पीपल्स पार्टी धरनों में यकीन नहीं रखती जी। हम 126 दिन या 26 दिन भी नहीं कैपिटल को मफलूज करेंगे। हम बिल्स नहीं जलाते, हम धरना नहीं करते। हम एक मच्योर सियासी जमात हैं। हमने इस वक्त बेड़ा लिया हुआ है अवाम की तर्जुमानी करने का, उनके मसले मसाइल सामने लाने का और न्याजी को हटाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शरीर रहमान साहबा मेरे साथ मौजूद थी और उन्होंने कहा कि कोई धरना नहीं दिया जाएगा, कोई गैर आइनी काम नहीं किया जाएगा, आइनी तरीके से जो है वो वज़ीर आज़म को घर भेजा जाएगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह भी इस खैमा बस्ती के अंदर आए हैं, मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, क्योंकि वो भी साथ साथ चल रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह साहब, क्या देख रहे हैं, क्या कराने जा रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए? आप देखें कितना समय है और जज्बा कितना है कारकुनों में, इतना जज्बा है कि वो जब मरने जीने के लिए तैयार है, तो अपने हुकूक के लिए चल रहे हैं। और पाकिस्तान में जो हुकूक छीने गए हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, हर किस्म की जो तकलीफ़ है वो आवाम को है। तो इसलिए हमारे चेयरमैन ने महसूस किया कि और कोई चारा नहीं, एहतजाज वगैरह खूब किए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसलिए लॉन्ग मार्च एक अहम ज़रिया है। पहले भी बीबी ने भी किया, शहीद बीबी ने, भुट्टो साहब ने भी, शहीद भुट्टो ने भी किया। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ये बड़ी अजीब सा वो है समय। साहब, ये फरमाइएगा कि बिलावल साहब का अल्टीमेटम काम करेगा या तहरीक अदम एतमाद ही लाना होगा? देखें, पहले तो यही करेंगे ना, जमहूरी तरीका यही है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन हो। लेकिन अल्टीमेटम भी दिया चेयरमैन साहब ने, उन्होंने कहा 5 दिन का डेडलाइन देता हूँ, मुस्ताफ़ी हो जाएं। दोनों बातें की हैं उन्होंने कहा मुस्तफ़ी हो जाए बेहतर है, नहीं तो हम नो कॉन्फिडेंस देंगे। नो कॉन्फिडेंस की भी बात की है। तो ये है कि
नो कॉन्फिडेंस एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीका है, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल एहतजाज जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन, अगर कोई न माने और जुल्म करे, नाइंसाफ़ी करे, लोगों को भूखा मारे और न उनको कोई तरीका न हो लोगों को रिलीफ देने का, तो यही तरीका है कि एहतजाज करें। शाह साहब, एक एहतजाज कर रही है पीटीआई भी सिंध के अंदर सिंध हुकूमत के खिलाफ। वो हुकूक सिंध मार्च लेके निकले और कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस के खिलाफ वो लेके जा रहे हैं, उन्होंने सिंध को तबाह और बर्बाद कर दिया। तो उस मार्च के हवाले से आप क्या कहेंगे? आप लोग तो यहाँ निकल आए, वो उधर चले गए। वो घूमने फिरने आए हैं। शाह महमूद साहब, अब मैं क्या नाम लूँ, फॉरेन मिनिस्टर साहब होके फॉरेन की बात कर रहे हैं, यहाँ की क्या बात कर रहे हैं? और वो भी सिंध की। सिंध में तो 2 दफ़ा वो आ रहे हैं, और हमारे एक वर्कर से आ रहे हैं, मुरीदों के पास से आ रहे हैं, जहाँ उनके ज़्यादा मुरीद हैं थरपारकर में, वहाँ वो आ रहे हैं बैडली। तो अब उनको तो इतना अपने आप को समझता है, उनको तो आना नहीं चाहिए सिंध की तरफ। वैसे आना चाहिए, घूम के चले जाएं, लेकिन खामखा अपना भी ज़ाया वक्त कर रहे हैं। इसका मतलब है फॉरेन पॉलिसी नहीं चल रही है, इसलिए फिर ये फरागत कर काम कर रहे हैं, जो वो घूम रहे हैं। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है उनको, उससे क्या फ़ायदा होगा? नुकसान ही होगा। और इतनी बड़ी जो है रैली, इसको ये 100-200 आदमी क्या करेंगे, क्या कर रहे हैं? अच्छा शाह साहब, ये फरमा दीजिए कि इस बार जो मूव चली है अपोजिशन की, पीपल्स पार्टी की, सब मिल के जो इस्लामाबाद आप पहुंच रहे हैं, इस बार क्या वाकई आप समझते हैं कि नंबर गेम पूरा है और इस बार जो है प्राइम मिनिस्टर को आप आईनी तरीके से घर भेज देंगे? इनकी दुआएं, इनकी सदाएं, इनके जज्बा रंग लाएगा इंशाल्लाह, और रिजल्ट मिलेगा इंशाल्लाह। तो क्या करेंगे वैसे? ये अभी तो वैसे गवर्नमेंट ने 10 रुपये पेट्रोल कम किया, नहीं गवर्नमेंट ने 10 रुपये पेट्रोल कम किया, बिजली कम कर दी। आपके इस्लामाबाद पहुंचते पहुंचते वैसे क्या हो जाएगा? इससे क्या फर्क पड़ता है? 3 साल में इन्होंने लोगों को भूखा मारा है, इन्होंने बेरोजगार किया है, इन्होंने हर किस्म की जाति जो है वो रवा रखी है, परवाह नहीं है इनको। जमहूरी लोगों को एहसास होता है, इनको कोई एहसास नहीं गुर्बत का, किसानों का, मजदूरों का, मेहनत कशों का। वहाँ खुद कराची में देखें और जगहों तो छोड़े, इतना बड़ा शहर है, सुबह को अगर आप जाएं तो लाइन नहीं होती है, मजदूरों के बैठे होते हैं बेचारे, यूँ सुकड़े हुए बैठे होते हैं भूखे, कि कहीं मजदूरी मिल जाए, जो भी मिल जाए, थोड़ा सा काम उनका चल जाए। तो ये हालात हैं, इनको ये ठीक नहीं कर सकते। ये ठीक करेंगे जमहूरी आदमी, और वो हमेशा पीपल्स पार्टी ने किया है, जद्दोजहद भी की है, रिजल्ट भी लिया है, और फिर रिलीफ भी दिया है लोगों को। जो कमिटमेंट की है पीपल्स पार्टी ने, वो कमिटमेंट पूरी की है, भुट्टो साहब से लेकर आज तक। बहुत शुक्रिया आपका शाह साहब, थैंक यू सो मच। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है नफीसा शाह साहिबा, वो भी इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा है, इसी खैमा बस्ती के अंदर आएंगे, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या आउटकम निकल रहा है इस लॉन्ग मार्च का, या निकलने वाला है, ये बता दीजिए। एक बड़ा सवाल है। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन ये कह रहे हैं आज कि कदम बढ़ाओ बिलावल भुट्टो, हम तुम्हारे साथ हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये साबित किया है कि सियासी हिकमत अमली जो इस वक्त लीड कर रही है, वो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है। एक तरफ हम सड़क पर खड़े हैं, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जो इनकी तकालीफ है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, रोज़गार नहीं है, गुर्बत बढ़ गई है, बदअमनी बढ़ गई है, उनके गमो गुस्से की अक्कासी करते हुए एहतजाजी मोड में हमारा कारकुन आया हुआ है, और हम कैपिटल की तरफ रवा दवा हैं। तो दूसरी तरफ हमारे हिकमत अमली ऐवानों के अंदर भी चल रही है। तो वो कहाँ तक पहुँची है और किस हद तक? क्योंकि एक तो है अवाम का ये जुमे गफीर अवामी मार्च आपके साथ साथ है, दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर्स बैठे हैं, सर जोड़ के बैठे हुए हैं, वो होमवर्क कंप्लीट हो गया है? देखें, वो ऑब्वियसली वो हमारे जो क़यादत है उनके पास वो हिकमत अमली है, वो कटजोड़ है, वो नंबर्स कैसे पूरे करने। हमने पहले भी साबित किया है कि नंबर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी ने पहले, पीपल्स पार्टी की हिकमत अमली जब चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात हुए तो आपने देखा कि नेशनल असेंबली में अक्सरियत
ان کی اکثریت کو ہم نے اقلیت میں تبدیل کیا اور گیلانی صاحب کو الیکٹ کروایا، وچ مینس کہ نمبرز ہمارے پاس ہیں. ان کے نمبرز جو ہیں وہ فون کالز کے ذریعے پورے ہوتے ہیں. جب فون کالز رک جائیں گے تو ان کے نمبرز جو ہیں وہ حقیقی نمبرز پر آ جائیں گے. اس وقت ان کی پی ٹی آئی کے جو رینک اینڈ فائل ہے اس میں ایک بدنظمی تو ہے ہی ہے، لیکن مایوسی بھی ہے. آپ ان کے جو مین جو بہت بڑے ڈونر تھے ان کے جہانگیر ترین صاحب، جو کافی حکمت عملی پارٹی کو بہت عرصے سے پارٹی انہوں نے چلائی ہے، اب وہ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے اپوزیشن کی نظریں انہی کے اوپر تو نہیں ہیں؟ وہ نمبرز وہیں سے تو پورے نہیں ہوں گے؟ کہیں ایک چیز نہیں ہوتی. یقیناً آپ کے پاس پلان اے ہوتا ہے، پلان بی ہوتا ہے، پلان سی ہوتا ہے، لیکن سب سے بڑا پلان جو ہے وہ پاکستان کی سڑک پر ہے. آج پاکستان کے جی ٹی روڈ کا پلان ہے، اور یہ جو لانگ مارچ ہے یہ سب سے بڑا پلان ہے. ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ہم لے کے چلیں، اور ہر چھوٹے بڑے شہر میں پاکستان کی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ایک بہت بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ سیاسی موو کھیلا ہے کہ وہ پاکستان کے چھوٹے بڑے شہر اور چاروں صوبوں کو ملا کر جی ٹی روڈ کے ذریعے کارکنوں کو گرما کر ایک جوش لے کر وہ ہم جا رہے ہیں کیپٹل کی طرف، اور انشاءاللہ ہمیں وہاں بھی بہت بڑا ویلکم ملے گا اور وہاں پر ہم اپنی فائنل اناؤنسمنٹ ایک چیز لیکن ہمارا مقصد یہی ہے، جو ہمیں ہر نہج پر پاکستان کے عوام ہمیں یہ کہتے آ رہے تھے، ہمیں کب نجات دلا رہے ہیں ان سے، ہمیں کب نجات دلا رہے ہیں. ہم ان کو، عوام کو ان جعلی حکمرانوں سے نجات دلوانے کے لیے رواں دواں ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جیلا ہمارا ہتھیار ہے. یہ مقصد جو ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ، اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ مل کر ضرور یہ مقصد. آپ نے نمبر کی بات کی ہے. ایک سوال ہے، یہ نمبرز آپ نے سینٹ میں چلے، گیلانی صاحب پہ تو تھے، وہ ریفلیکٹ بھی ہو گیا، لیکن اس کے بعد سینٹ میں اور دوسرے بلز کے اندر اپوزیشن کو وہاں شکست بھی ہوئی. اب جو نمبرز ہیں وہ کس طریقے سے پورے کرنے کے لیے ہوم ورک ہے جو آپ بتا رہی ہیں؟ کیونکہ اس کے ساتھ کون سی ایسی اتحادی جماعت ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کے ساتھ آ جائے گی؟ دیکھیں، سیاست میں شکست نہیں ہوتی، اور اگر ایک وقتی طریقے سے ایک بل پاس نہیں ہو سکا کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے تو آپ اس کا ازالہ کرتے ہیں، لیکن آپ فارورڈ چلتے جاتے ہیں. آپ مایوسی جو ہے ہماری ڈکشنری میں نہیں ہے، ہم آگے انشاءاللہ بڑھتے جائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کو ریلیف دلوانا ہے. عوام کو ریلیف اس صورت میں دلوایا جا سکتا ہے کہ وہ حکومت جو اس وقت ہر قسم کے حقوق، آپ میڈیا والے کھڑے ہیں، آج آپ آزادی سے صحافت نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے ایسا قانون لے کے آئے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ آزادی اظہار پر انہوں نے ہر نہج پر شبخون مارے ہیں. کئی اینکرز جو ہیں وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. میڈیا گھبرا رہی ہے کہ ان کے آگے بندہ کیسے بولے، اپنا کام کیسے کرے. تو یہ پیکا لا، اور ویسے بھی جو عامر ہوتا ہے جب وہ عامر گھبراتا ہے تو اس قسم کے ہتھ کنڈے، جیسے عامر مشرف جب گھبرا گیا تو وہ ایک ایمرجنسی لے کے آیا، پھر دوسری ایمرجنسی لے کے آیا، لیکن وکیلوں کی لانگ مارچ جس میں پیپلز پارٹی شامل تھی وہ پیچھے نہیں ہٹی اور اس کو گھر جانا پڑا. اب یہ گھبرایا ہوا نیازی جو ہے، اب یہ آپ پیکا کے ذریعے وہ ایک مارشل لا نافذ کرنے، مارشل لا آن فریڈم آف ایکسپریشن نافذ کرنے جا رہا ہے. وہ گھبرایا ہوا ہے، لیکن یہ قدم جو ہیں جو ہمارے شروع کیے ہیں چیئرمین نے، یہ آگے بڑھیں گے. ہماری ڈکشنری میں مایوسی نہیں ہے. ہم اس وقت تک جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک اس حکومت سے ہمیں نجات نہ ہو. اسلام آباد کب تک پہنچ رہے ہیں؟ اسلام آباد شیڈیول کے مطابق 8 مارچ جو ویمنز ڈے بھی ہے وہ بھی ہم منائیں گے، اور انشاءاللہ ہم سینٹرل پنجاب آج ہم پہنچیں گے، پھر لاہور، پھر اس لاہور کے ذریعے لالا موسیٰ گجرات، اس کے ذریعے جی ٹی روڈ کے ذریعے انشاءاللہ ہم جلدی کیپٹل میں ہوں گے. بہت شکریہ.